जय हिंद दोस्तों। सो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे एक्सीडेंट्स एंड कवच सिस्टम। एंड अ शॉर्ट रिमाइंडर फॉर यू दैट वी आर रनिंग विद आवर इकोनॉमिक्स एंड द ज्योग्राफी सीरीज ऑफ घटना चक्र पैरेलली। साथ ही साथ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल की गई है चैनल पे। यू कैन अवेल दिस एट एनी टाइम। वन मोर थिंग आई डिस्कस्ड अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम। आई वांट टू रिमाइंड यू दैट योर इनसाइट्स आर वेलकम। आप जो भी उसके बारे में सोचते हैं आप बताइए। आप अगर लेना चाहते हैं तो वो भी बताइए। आपके हिसाब से कुछ क्या चीज़ें उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बताइए। जो भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑल सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम वेरी सून इन द नियर फ्यूचर। और आप सबके इंसाइट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर द immediate family which I am dealing with. Although this is being launched for everyone out there, बट आप सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स वेलकम हैं बिकॉज हम डेली मिल रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, तो आपके इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द जर्नी ऑफ दिस मेंटरशिप। ऑलराइट, सो प्लीज़ गो अहेड विद दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द रेलवे एक्सीडेंट्स एंड कवच सिस्टम। तो 17 जून 2024 को क्या होता है, अ गुड्स ट्रेन रैम्ड इन द कंचनजंगा एक्सप्रेस टेकिंग लाइफ ऑफ मोर देन 10 पैसेंजर्स एंड इंजरिंग द डजन्स मोर। आप देख रहे हो कि रिसेंट में पहले भी हो रहे थे बट जो भी है इसका कवरेज हुआ है तो ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लेकर आए बट उसके बाद भी उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से क्या होता है कि 10 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। कवच टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। कवच क्या है, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसको डिज़ाइन किया इसको बाय द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। बी राजाराम क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द स्काई बस मेट्रो सिस्टम, जिसने कवच डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले किया है। तो कवच क्या है, एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। फील्ड ट्रायल्स शुरू हुए 2014 में। रिफाइनिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स इसमें के साथ ये शुरू किया गया है। इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड विच मार्क्स डेंजर एंड अवॉइड कोलिजन। तो इसमें क्या होगा, एक रेड सिग्नल दे दिया जाएगा जिससे कि मतलब ट्रेन्स के जो कोलिजन्स जो हैं उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ही लग रहा है कि कहीं कोलिजन हो सकता है तो जो ट्रेन का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस, तो ये जो कवच सिस्टम है इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं इस पूरे उसके लिए। क्या करेगा ये, इट विल एक्टिवेट द ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली। और ये 1465 रूट्स पर डिप्लॉय किया जा चुका है, 139 लोकोमोटिव्स पर है ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे। और इसका एम है कि 6000 किलोमीटर को कवर किया जाए 2025 तक, इंक्लूडिंग द दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा। तो 2025 तक का एम क्या है, 6000 किलोमीटर का रूट इसमें कवर किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कवच। नेक्स्ट देखते हैं द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। ये फोर्स में आया 18 जून 2024 को और इसने 125 साल पुराना 125 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया। ठीक, इंपॉर्टेंट है किसको रिपील किया, ये इंपॉर्टेंट है, 1898, 1898। और ये पास हुआ राज्यसभा में 4 दिसंबर 2023 को, लोकसभा में 18 दिसंबर 2023 को। और साथ ही साथ ये एक्ट जो है इट हैज़ द प्रोविजन दैट अलाउ द सेंटर टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम्स एंड डिलीवर इट टू द कस्टम अथॉरिटीज़। की हाईलाइट्स अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस एक्ट की तो क्या है, नोटेबली सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट अलाउज द सेंटर टू by notification empower any officer to intercept, open or detain any item in the interest of state security, friendly relations with foreign states, public order, emergency, public safety or contravention of other laws. And this provision also allows the post officers to hand over the postal items to custom authorities if they are suspected to contain any prohibited items. ठीक है, और such items are liable to be to duty. तो ये सब चीज़ें इसमें सेक्शन 9 ने अलाउ की हैं सेंटर को कि वो एम्पावर कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को इन सारे कंसर्न्स में। जो रिसेंटली ये जो पास्ट एक्ट है, इट ग्रांट्स द डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ द पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, कि वो रेगुलेशंस बनाए पर्टेनिंग टू एक्टिविटीज़ एसेंशियल
फॉर ऑफरिंग वेरियस एडिशनल सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस एक्ट में एज वेल एज for fixing the charges for these services, and this act does not contain the punishment for theft, misappropriation or destruction of postal articles by an officer of post office which was a part of original act। देखिए दो चीज़ें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं वो ये है, पहली चीज़ जो सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट को रिपील किया। क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको ईयर याद नहीं है तो डिफिकल्ट है, ठीक है। सो 125 साल पुराना एक एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, इसको रिपील किया गया है। डेट वेट हार्डली पूछा जा सकता है बिकॉज ये ऐसा एक्ट नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिकली डेट पूछा जाए, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बट इस एक्ट के लिए डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखती है। सो किस एक्ट को रिपील किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि इसने इंडियन पोस्टल एक्ट 1898 को रिपील किया है। दूसरा, सेंटर ने पावर दी है किसी भी ऑफिसर को कि वो कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें तो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। देयर आर 50-50 चांसेस। स्टेट सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ अदर लॉज एंड पोस्ट ऑफिसर्स को अलाउ किया जाता है कि वो दे सकते हैं कस्टम अथॉरिटीज़ को, ठीक है। अगर उनको अगर लग रहा है कि कोई चीज़ सस्पेक्टेड है तो वो कस्टमर अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं कि भाई चेक कर लो, कुछ ऐसा तो नहीं कोई प्रोहिबिटेड आइटम हो या कुछ भी हो या किसी भी ड्यूटी लगती हो वो इसके थ्रू दिया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस एक्ट में पनिशमेंट नहीं दिया गया है, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसके लिए? फॉर द थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। अगर चोरी हो जाए कहीं, मिसअप्रोप्रिएट गुम जाए या डिस्ट्रक्ट हो जाए कोई भी पोस्टल आइटम, तो उसके लिए 1898 वाले एक्ट में पनिशमेंट था, लेकिन इस एक्ट में नहीं है। दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेट्स द प्राइवेट कोरियर सर्विसेज बाय ब्रिंगिंग अंडर इट्स एम्बिट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो रेगुलर प्राइवेट सर्विसेज कोरियर सर्विसेज हैं, लाइक हम देखते हैं नॉर्मली ब्लू डार्ट है, DTDCs हैं, इस तरीके के जो भी प्राइवेट सर्विसेज हैं कुरियर सर्विसेज, उसको भी पहली बार ही अपने एम्बिट में लेके आने वाला है, उसको रेगुलेट करेगा अब ये, ठीक है। अभी तक वो रेगुलेटेड नहीं थे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और कौन से एक्ट को रिपील किया है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EVM VVPAT वेरिफिकेशन। Several petitions have been filed in the Supreme Court to challenge the sanctity of electronic voting machines using the VVPAT. Later, Supreme Court on April 26, 2024 dismissed the arguments criticizing the sanctity of voting through EVMs. In the Association of Democratic Reforms versus Election Commission of India case 2024, the court upheld the electronic voting machine system, rejecting a return to paper ballots. ठीक है, so 2024 में इन द एसोसिएशन ऑफ ADR वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस 2024 में कोर्ट ने बोला कि EVM मशीन जो है दे विल अपहेल्ड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड बोला गया था कि वापस से पेपर बैलेट पे आ जाओ, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ऑल्सो द कोर्ट रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर 100% क्रॉस वेरिफिकेशन। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला है, इस जो पॉइंट दिया गया था कि आप 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए EVM वोट्स का विद VVPAT स्लिप्स 100%। देखिए अभी क्या होता है, वहाँ होता है जहाँ कुछ डाउट होता है तो वहाँ पे फिर उनको क्रॉस चेक करते हैं, बट इन्होंने बोला कि 100% जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ VVPAT से भी उसको दोबारा से चेक किया जाए, क्रॉस वेरीफाई किया जाए। सो इसको भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट है ये भी रिजेक्ट हो गया है। मेंटेनिंग द करंट रैंडम वेरिफिकेशन इन 5 पोलिंग बूथ्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी क्या है कि करंटली किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 पोलिंग बूथ से रैंडमली कहीं से भी लेके वो कर लेते हैं, या फिर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ अगर लग रहा है कि कोई डिस्ट्रेस है वहाँ पे तो वहाँ कर सकते। तो अभी तो ये है कि करंटली रैंडम वेरिफिकेशन होता है 5 किसी भी पोलिंग बूथ से। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द माइक्रो कंट्रोलर्स प्रोग्राम्ड सेपरेटली बाय EVM मैन्युफैक्चरर्स आर न्यूट्रल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाया उन्होंने कि जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम्ड EVMs हैं प्रोग्राम्ड सेपरेटली बाय EVM मैन्युफैक्चरर्स, ये न्यूट्रल हैं, तो इनके थ्रू कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ADR क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, ये जो फोकस करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। कुछ प्रोफेसर्स थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIT अहमदाबाद के, IIM अहमदाबाद के, और उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। वेरियस इंटरवेंशंस जो ADR के द्वारा किए गए हैं अभी तक, जो इंपॉर्टेंस ये क्यों होल्ड करता है, बिकॉज इट लेट वोटर्स टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स। इंक्लूजन ऑफ नोटा, वो भी ADR रिफॉर्म्स के थ्रू ही आया। ADR was one of the lead petitioners to challenge the electoral bond scheme
दैट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन February 2024. ठीक है, सो ADR इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप. किसके द्वारा बनाया गया? IIM अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर इसको बनाया था. Next, right to protection from climate change impacts. The Supreme Court of India on April 5, 2024 for the first time recognized the right against the adverse impact of climate change, saying it is intertwined with the right to life and equality, Article 21 and Article 14, that are embedded in the Indian Constitution. The arguments were part of a verdict by a 3-judge bench headed by the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, with judges J.B. Pardiwala and Manoj Mishra. So they were hearing a case on the conservation of the great Indian bustard and lesser florican. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो अप्रैल 5, 2024 को एक फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो दे सेड कि दिस क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरवाइंड है, ऑब्वियसली इंटरवाइंड है राइट टू लाइफ और इक्वालिटी से. So this was a verdict which was led by 3 judges bench, which was headed by the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and judges J.P. Pardiwala and Manoj Mishra. देखिए CJI से याद आया, अभी उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया है CJI D.Y. Chandrachud ने रिसेंटली, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्होंने किसका नाम सजेस्ट किया है, व्हाट इज़ द नेम इफ़ यू हैव सीन. ठीक है, तो अगर आप उसके साथ आपको पता है इस बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. So the right to health, which is a part of article right to life under Article 21, is impacted because of climate change due to the factors जैसे air pollution, vector-borne diseases बढ़ रही हैं, supplies due to crop failure, storms, flooding, ये सब. Inability of underserved communities to adapt to climate change or cope up with the effects violates the right to life as well as the right to equality. The court highlighted that Article 48A, which mandates the environmental protection, and Article 51A, which promotes the wildlife conservation, implicitly guarantee a right to be safeguarded from climate change. ठीक है, इंडियाज़ 5-point pledge और पंचामृत की बात करें तो इंडिया का जो 5-point pledge है या पंचामृत है वो क्या है? इसने बोला है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी अचीव करेंगे कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030. तो 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट. सोर्सिंग 50%, जो टोटल एनर्जी नीड है इंडिया की उसका जो 50% है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा 2030 तक. रिड्यूसिंग द कंट्रीज टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030. तो जो कंट्री का टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन था उसको कम करना बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030. चौथा है डिक्रीजिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी. तो जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज करना 45% तक बाय 2030 बेस्ड ऑन 2005 लेवल्स, एंड अचीविंग द गोल ऑफ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070. तो ज़्यादातर जो है वो 2030 तक के हैं, लेकिन नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बिकॉज इट इज़ अ टास्क जिसमें टाइम लगेगा तो इसके लिए 2070 तक का गोल रखा गया है. ठीक है, सो कार्बन इंटेंसिटी कम करना है 45% 2030 तक. टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन करना है 2030 तक. 50% एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल से आएगी 2030 तक. नॉन फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट की अचीव करनी है 2030 तक, और नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन 2070 तक. तो पंचामृत में 4 जो चीज़ें हैं वो तो आपकी हो गई 2030 तक, और ये आपको इजीली समझ आ जाएगी कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बहुत इजी टास्क नहीं है. अब 2030 आने में सिर्फ 6 साल बचे हैं, और जो आज की कंडीशन है उसको देख के नहीं लग रहा है कि नेट ज़ीरो एमिशन होगा, बढ़ेगा इनफैक्ट. ठीक है, तो 2070 तक का तैयार किया हुआ है फॉर्मूला. नेक्स्ट देखते हैं. सेंटर नोटिफाइज रूल्स फॉर CAA इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. रिसेंटली 11 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया था द रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 2019 में. दिसंबर 19 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया सिटीजनशिप एक्ट 1955, एंड इसको असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का दिसंबर 12, 2019 को. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द पर्सनस बिलोंगिंग टू, अब ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आ रही है. According to this, the persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. ठीक है, बाप, I used to call it बाप, याद रहता है. So जो भी हमारी तीनों कंट्रीज़ हैं अड़ोसी पड़ोसी, so Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, who entered India
ऑन और बिफोर जो इंडिया आए, कौन कौन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये इंडिया में एंटर किए हैं बिफोर या ऑन 31st December 2014, and whom the central government has exempted under the Passport Entry of India Act 1920 or the Foreigners Act 1946 were not to be treated as illegal migrants. तो इन्होंने बोला कि भाई 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए हैं और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 साथ ही साथ फॉरेनर्स एक्ट 1946 से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं ट्रीट किया जाएगा. CAA presumes that members of these communities who entered India faced religious persecution in these countries. तो CAA ये मानता है कि ये जो मेंबर्स हैं इन कम्युनिटीज़ के जिनकी हमने ऊपर बात की, इनको रिलीजियस परसिक्यूशन देखने को मिला. दे फेस द रिलीजियस परसिक्यूशन स्पेसिफिकली इन बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. सो इसीलिए उनको यहाँ पे शरण दी जा रही है, उनको इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा. These act will not apply to areas covered by constitutional 6th schedule. ये जो एक्ट है ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, to the areas covered by constitutional 6th schedule जो हमने डिस्कस किया था, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर लागू नहीं होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ लो. कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी डेट है, ठीक, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, 6 शेड्यूल जहाँ पर लागू होता है वहाँ, मतलब वहाँ के लिए कवर्ड नहीं है वो एरियाज. एडिशनली ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा टू द स्टेट्स दैट हैव इनर लाइन परमिट. तो ऐसे स्टेट्स में भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे इनर लाइन परमिट है. एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम. द लॉ हैज़ ऑल्सो कट द पीरियड ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 years to 5. तो नेचुरलाइजेशन जो सिटीजनशिप है थ्रू नेचुरलाइजेशन कब मिलती थी, जब 11 साल आप यहाँ किसी देश में रह रहे हो. उस 11 साल को कम करके 5 साल कर दिया गया है, ठीक है. तो आप एक चीज़ और कर सकते हो इसके साथ, हालांकि हम पॉलिटी की घटना चक्र तो डिस्कस करेंगे, वहाँ पे सिटीजनशिप का भी चैप्टर है, बट अभी अगर आप चाहो फॉर मीनवाइल आप सिटीजनशिप कितने तरीके से एक्वायर की जा सकती है और कैसे आपसे वापस ली जा सकती है. 2 पॉइंट्स आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोल के रख सकते हैं और 5 मिनट आपको लगेगा या 10 मिनट, आप उसको भी एक बार रीड कर लीजिए तो थोड़ा सा आपके लिए एक कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा, ठीक है. और बाकी ये पूरा का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए. कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन सा डेट है, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, AMTM में अप्लाई नहीं होगा, 6 शेड्यूल में, साथ ही साथ इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ पर है, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, और सिटीजनशिप की एज को इन्होंने कम कर दिया. तो हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक. आपको इसको पढ़ना है ध्यान से, बिकॉज देयर आर चांसेस कि ये पूछा जा सकता है. ऑलराइट, चलिए. Chandigarh mayor election and Supreme Court decision. In a dispute regarding the Chandigarh mayor election, the Supreme Court of India has overturned the election result and declared the AAP candidate Kuldeep Kaur victorious in the municipal corporation result. तो AAP candidate कुलदीप कुमार को इन्होंने victorious डिक्लेयर कर दिया. The result of the mayor election of Chandigarh was declared on 30th January 30 जनवरी 2024 को किया गया, जिसमें कि बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर मेयरल इलेक्शन जीते 16 वोट्स के द्वारा बाय डिफीटिंग द कंबाइंड नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस एंड आप कुलदीप सिंह. कुलदीप सिंह को 12 वोट मिले, 8 वोट्स डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, ठीक है. इन दिस इलेक्शन मिस्टर अनिल मसीह वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल. देखिए अभी नाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आप बस थोड़ा सा पॉलिटी बैकग्राउंड देख लीजिए. अब क्या होता है, एक बेंच बैठती है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और GP पर्डीवाला और मनोज मिश्रा जी की. They wrapped the returning officer and adding his action amounted to murder and mockery of democracy. ठीक है. सो इन्होंने जो अनिल मसीह जी हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उनके एक्शन को बोला है एज मर्डर एंड मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द इशुएंस ऑफ अ शो कॉज नोटिस टू मिस्टर मसीह. तो उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस भी भेजा है, ठीक है. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. दे बैक द एक्शन अमाउंटिंग टू मर्डर एंड मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. Setting aside the Chandigarh mayoral poll results, the Supreme Court declared the AAP councillor Kuldeep Kumar as the winner and mayor of Union Territory of Chandigarh.
ठीक है, तो ये जो मेरल पोल रिजल्ट से उनको साइड में रखते हुए आप काउंसलर कुलदीप कुमार को विनर घोषित किया गया और चंडीगढ़ का मेयर बनाया गया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को's tentative list heritage sites to recognize the architectural and traditional art of India recently in March 2024. 6 new sites from Madhya Pradesh have recently been included in the tentative UNESCO list of World Heritage Site. तो मार्च 2024 में 6 साइट्स को कहाँ से, मध्य प्रदेश से इंक्लूड किया गया इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला जो साइट है मध्य प्रदेश से वो है ग्वालियर फोर्ट, ब्यूटिफुल फोर्ट। इट वॉज लेड बाय राजपूत वॉरियर सूरज सेन इन 6th century AD ना, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ग्वालियर फोर्ट को। दूसरा है धम्मार केव्स। धम्मार केव्स जो है वो मंदसौर में है, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट देखिए, अब ये मत बोलिएगा कहाँ है, ग्वालियर में ही है। सो धम्मार केव्स कहाँ पर है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। सो नेक्स्ट इज़ भोजेश्वर महादेव टेम्पल जो कि भोजपुर में है। इट इज़ वेरी क्लोज टू भोपाल एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल टेम्पल which is located about 28 kilometers from the capital city of Bhopal, dedicated to Lord Shiva. इसका जो मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है वो इसलिए इसको पूर्व का सोमनाथ भी बोलते हैं, सोमनाथ ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। सोमनाथ इज़ इन गुजरात। एंड राजा भोड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन बिटवीन 1010 to 1053 AD। और वहाँ पर जो शिवलिंग है वो बहुत ही हाइटेड है, आई गेस 108 फीट और सम, नो कम है उससे तो, जो भी है बहुत हाइटेड है। मुझे एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट याद नहीं है, बट इट वाज सेड दैट राजा भोज वाज सो टॉल कि वो उसमें नॉर्मली उनकी खड़े होकर वहाँ पूजा कर सकते हैं, जहाँ हमको उसको ऐसे देखना पड़ता है दैट दिस इज़ अ बिल्डिंग ऑफ लाइक बहुत ऊंची बिल्डिंग है कोई, इस तरीके से लगता है। So very magnificent this temple is, and very nearby to it is Betwa is flowing, so a great view of Bhojpur temple. Anyways, देखिए जो चीज़ देखी होती है ना उससे अलग ही लगाव हो जाता है। I've been many times to these places. No, I have not been to Dhammar obviously, but भोजेश्वर, ग्वालियर फोर्ट एंड ये सब, तो उससे एक अलग लगाव होता है। तो लगता है कि नहीं आप उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करो। आई एम सो सॉरी अगर कोई इससे बोर हुआ। एनीवेज, रॉक आर्ट ऑफ द चंबल वैली, रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉक आर्ट साइट्स इन द चंबल बेसिन। तो ये चौथा है जो MP से इंक्लूड किया गया टेंटेटिव लिस्ट में। पांचवा है खूनी भंडारा बुरहानपुर। खूनी भंडारा की एक कहानी है, यूनिक वन ऑफ द काइंड ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए खूनी भंडारा बहुत बार पूछा गया कि क्या है, MP के एग्ज़ाम में भी, अगर आप शायद हमने हिस्ट्री में भी डिस्कस किया हो, मुझे याद नहीं, बट MP के एग्जाम से बहुत बार पूछा गया कि खूनी भंडारा क्या है, तो लगता था कोई बैटल साइट हो सकती है, कुछ है। ये एक वाटर सप्लाई सिस्टम है जो कि बुरहानपुर में है, और इसको बनवाया गया था अब्दुल रहीम खाना के द्वारा 1615 में, ठीक है, खूनी भंडारा। देन गोंड मॉन्यूमेंट्स मंडला, गोंड मॉन्यूमेंट्स मंडला। तो ये 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। ये रामनगर में है, इन मंडला इन डिस्ट्रिक्ट यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द गोंड रूलर्स। 1660 गोंड इज अ कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश, अभी उसको ST का स्टेटस दिया हुआ है। एंड इन 1667 द गोंड किंग हृदय शाह, उन्होंने मोती महल बनवाया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये कुछ 6 साइट्स हैं जो मध्य प्रदेश से ऐड की गई थी इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट। ग्वालियर फोर्ट, धम्मार केव्स, भोजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर, रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली, खूनी भंडारा बुरहानपुर और गोंड मॉन्यूमेंट्स मंडला। हेरिटेज साइट्स इंडिया में बात करें तो देयर आर करंटली 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक जो है वो मिक्स्ड है, ठीक है। अभी हम जब इकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ये आ रहा था बार बार, तो देख लीजिए अभी जो अभी तक का जो स्टेटस है वो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का है, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। और इंडिया हैज़ द 6th मोस्ट साइट्स वर्ल्ड वाइड। कंट्रीज़ विद द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, सबसे ज़्यादा साइट्स हैं इटली में 59, उसके बाद चाइना 57, जर्मनी 52, फ्रांस 52, स्पेन 50, इंडिया है 42 पे। तो इंडिया का नंबर कौन सा है? इंडिया इज इन 6th पोजीशन, ठीक है। द फर्स्ट साइट टू बी लिस्टेड, जो पहली साइट जो लिस्ट की गई थी वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, ऑल ऑफ विच, ये सारी की सारी एक साथ, अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल, ये चारों एक साथ इंस्क्राइब की गई थी 1983 में,
द मोस्ट रिसेंट साइट्स विच वर लिस्टेड वर, तो अभी जो सबसे रिसेंट 41st और 42nd है वो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल बाय द नोबल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 41st साइट है. एंड द सेकेंड 42nd साइट है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होइसल्स, 42nd साइट 2023 में ये आई थी. इंडिया के पास अभी 7 साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट में. ठीक है, ये टेंटेटिव हैं, अभी ऐड नहीं हुई है टेंटेटिव लिस्ट में, यही नाम जो है आगे फॉरवर्ड होते हैं. ठीक, तो अभी जो रीसेंट साइट, सबसे पहली साइट्स थी अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, और जो सबसे रीसेंट साइट्स हैं वो है शांति निकेतन इन द रविन्द्रनाथ टैगोर 41st साइट, मतलब स्टार्टेड बाय हिम, एंड सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होइसल 42nd साइट. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न अवार्ड. ऑलराइट, सो भारत रत्न अवार्ड 2024 9 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे किस किस को. 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. हालांकि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर हमने कहाँ डिस्कस किया है, बट हमने इसको डिस्कस किया है. ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, और ये सारे पोस्ट थॉमसली. इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और थे जिनको पोस्ट थॉमसली नहीं था, आई थिंक आडवाणी जी थे, विल सी. सो फरवरी 9 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया भारत रत्न विल बी कन्फर्ड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एज वेल एज MS स्वामीनाथन. इन सबको पोस्ट थॉमसली दिया जाएगा. अर्लियर ऑन February 3rd, दिस वॉज ऑन February 9th, ओके. Earlier on February 3rd, Prime Minister Narendra Modi through X, that was the formerly Twitter, announced that BJP veteran Lal Krish Advani will be conferred the Bharat Ratna. And 23rd January 2024 को ये अनाउंस हुआ था that the former Chief Minister of Bihar कर्पूरी ठाकुर जी, he will also be awarded the Bharat Ratna post Thomasly. तो ओवरऑल 5 रेसिपिएंट हो गए. 3 हमने देखे, पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, MS स्वामीनाथन जिनकी लास्ट ईयर ही डेथ हुई है उनको भी पोस्ट थॉमसली मिला, कर्पूरी ठाकुर ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, इनको भी पोस्ट थॉमसली मिलेगा. एंड देयर इज़ ओनली 1 पर्सन हु इज़ अलाइव राइट नाउ, वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी. तो ये 4 लोगों को पोस्ट थॉमसली मिल रहा है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला के 5 लोग हो रहे हैं. सो टोटल 5 रेसिपिएंट्स हैं. 5 के बारे में एक बार देख लेते हैं. कर्पूरी ठाकुर, इनको जन नायक भी बोला जाता है पॉपुलरली, और ये चीफ मिनिस्टर रहे थे बिहार के 1970 दिसंबर से लेकर जून 1971 तक. उसके बाद दिसंबर 77 से अप्रैल 79 तक. इनका जन्म हुआ 1924 में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हैज़ बीन सिंस रीनेम्ड आफ्टर हिम. एंड इनकी मृत्यु होती है 17 फरवरी 1988 को. ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी. MS स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबसिवन स्वामीनाथन. He was a legendary agricultural scientist and a key architect of India's Green Revolution. इनका जन्म हुआ था कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को, और इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डेवलप किए थे, वीट एंड राइस वेराइटीज़ विद नॉर्मन बोरलॉग, एंड ही रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 1960s और उसके बाद भी. And he has served as the chairman of the government of India's National Commission on Farmers, president of Pugwash Conference on Science and World Affairs, chairman of the high-level panel of experts of the World Committee on Food Security, member of the Indian Parliament Rajya Sabha, and he received numerous prestigious awards including the Shanti Swarup Bhatnagar Award in 1961, Raman Magsaysay Award in 1971, and the Albert Einstein World Science Award in 1986. इसके साथ ही साथ इनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला और पद्म विभूषण मिला, और फाइनली अब मिलता है इनको हाईएस्ट ऑनर, दैट इज़ द भारत रत्न. ऑल राइट, और इनकी मृत्यु हुई 28 सितंबर 2023 को. ठीक है, सो ही वॉज बॉर्न इन 1925. ही लिव्ड ऑलमोस्ट 98 ईयर्स, अ ग्रेट अचीवमेंट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज LK आडवाणी जी. इनका जन्म होता है कराची में, मतलब जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में. अभी ये 1927 में इनका जन्म हुआ था, और 1958 में ये सेक्रेटरी बनते हैं दिल्ली स्टेट जनसंघ के. एंड ही सर्व्ड एज द 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो 1999 से 2004, जब अटल बिहारी जी रूल कर जब प्राइम मिनिस्टर थे. आई एम सो सॉरी फॉर द वर्ड रूल, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी 3 times. तो ये बीजेपी के 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे, एंड ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस भारतीय जनता पार्टी, और वी वुड से राष्ट्रीय this he was a man of RSS also.
ठीक है। नेक्स्ट इज चौधरी चरण सिंह। ही वॉज द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मरली चीफ मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश के और प्रोमिनेंट लीडर्स थे फार्मर्स के। इन 1952 एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे ही लेड उत्तर प्रदेश इन अबॉलिशिंग द जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट इज पीवी नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम था पमुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा राव. So he was born on 28th June 1921 at Karimnagar and he served as the 9th Prime Minister of India 91 से 96 तक. LPG रिफॉर्म्स इनके टाइम पे आया, जो क्राइसिस आया, और उसी टाइम पे इनका एक डिसीजन था एलपीजी के लिए अलॉन्ग विद मिस्टर मनमोहन सिंह हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम. एंड फाइनेंस मिनिस्टर ही थे शायद, आई गेस, या आरबीआई गवर्नर. नहीं, आई थिंक आरबीआई गवर्नर पहले थे. आई विल जस्ट चेक एंड टेल यू. गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि आई विल चेक. And he along with the, yeah, it is here na, he along with the finance minister Dr. Manmohan Singh. I was right. The first, देखिए एग्ज़ाम में भी मैंने ये नोटिस किया है when I used to give the exam कि पहली बार जो दिमाग में आता है ना वो सही होता है ऑलवेज. ज़्यादातर 90%, आई वुड से 99% जो फर्स्ट क्लिक होता है दिमाग में एग्ज़ाम्स में वो सही होता है. लेकिन जब भी मैंने अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाया है, और वो कब लगता है, जब आपके पास टाइम बच जाता है कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के बाद, तो जब भी एक्स्ट्रा लगाया, जब भी, मेरे साथ तो यही हुआ है, तो मेरा वो आंसर सही होके फिर गलत में टिक करके आई हूँ. ठीक है, तो ये होता है, ये मैंने नोटिस किया है. जैसे अभी भी आई हैवंट सीन द नेक्स्ट लाइन बट क्लिक किया और वहीं पे मैं अटक गई थी, बट दैट वाज करेक्ट. सो इट इनिशिएट, आई थिंक वो 80s में आरबीआई गवर्नर भी रहे थे. एंड ही इनिशिएटेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एलपीजी. द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इन्हीं के टाइम पर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके टाइम पर हुई थी. ठीक है, ये इनेक्ट हुआ था. एंड ही पब्लिश्ड सहर्ष फाण, अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ श्री विश्वनाथ सत्यनारायण फेमस तेलुगु नोवेल वेई पडगलू. तो इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, सहर्ष फण, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो. इट इज़ फण मे बी, या फण, आई थिंक, या. तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स. अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले जो टॉपिक है, इससे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड हो सकता है थोड़ा छोटा रहा हो ये, एज आई टोल्ड यू, अभी एक थोड़ा फेज चलेगा कुछ दिन का, जब मैं इसी मोड में हूँ, तो थोड़ा जल्दी, थोड़ा कुछ टाइम मिलेगा तो वहाँ लंबा वीडियो भी बना दूँगी जहाँ पॉसिबल होगा. अभी आई एम इन रनिंग स्टेट, सो इतना ही पॉसिबल हो पा रहा है. सो प्लीज़ बेयर विद दैट. आप तब तक रिवाइज कीजिए, आपको मिलेगा सब कुछ और बहुत जल्दी मिलेगा. इसकी भरपाई आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी. ठीक है, बट एक दो तीन दिन का एडजस्टमेंट्स हैं जो थोड़ा सा आपको कुछ वजह से करना पड़ेगा. देखिए मैंने पहले ही बोला था 1 मैन आर्मी है मेरी, 1 वुमेन आर्मी बोल लीजिए, मैन तो है नहीं. सो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी इश्यूज आते हैं, सबके पास आते होंगे. आप भी टाइम पे क्लास नहीं देख पाते बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है बाद में देखने का. बट एज अ कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड आई विल डेफिनेटली गिव यू. अगर किसी दिन लेट हो रहा है तो नेक्स्ट डे आपको ज़रूर मिलने वाला है, और किसी दिन कम हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे ज़्यादा मिलेगा. तो ये भरपाई हो जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे. ओके, सो थैंक यू सो मच. आप रिवाइज करते रहें, जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले, जिस टाइम मिले. यू नो, यू हैव टू काउंट सेकेंड्स आउट ऑफ मिनट्स. हर चीज़ आपको करनी है. अभी टाइम है कि बिल्कुल घोड़े पे बैठ जाओ, अभी टाइम नहीं है. अभी सारे एग्जाम्स लाइन से लगे हुए हैं, हमें नहीं पता कब कौन सा होने वाला. पोस्टपोन होता है ओके, नहीं होता है तो भी ओके. आप अपनी तैयारी के साथ रहिए. एग्ज़ाम कब होगा वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जब होगा हम अच्छा करेंगे वो हमारे हाथ में है. ठीक है, तो बस आप उसके लिए क्या है, एक मंत्र है, आपको अपने लेवल पे जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे. जो यहाँ से मैं रिवीजन सीरीज़ दे रही हूँ आप उसको पढ़िए बार बार. गारंटी मेरी है, अगर आपने अच्छे से, जैसा मैंने आपको बोला है कि रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स दिया, तो करंट अफेयर्स हम साथ में कर ही रहे हैं जो एक मेजर चंक बनाएगा. बाकी घटना चक्र हम करेंगे. अब आपके एग्जाम्स पोस्टपोन भी है तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया है उसके लिए, तो वो सब हम करेंगे. बस आपको क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करते जाना है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट, नॉट लेट्स स्टार्ट, दिस इज़ लेट्स एंड द वीडियो. आई एम सो सॉरी, ज़्यादा जोश आ जाता है कभी कभी. सो लेट्स एंड दिस वीडियो देन एंड देयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद.